नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने लेखिका परिचय और पाठ का सार पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पाठ 14 राजेंद्र बाबू जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। राजेंद्र बाबू अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? उत्तर, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार पहले स्टेशन पर देखा, बेंच पर बैठे हुए देखा था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में एक सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक मतलब किसान का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? उत्तर, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू ने अपने 15-16 पोत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया था। नेक्स्ट है, लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची? इसका उत्तर है, लेखिका प्रयाग से 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति पहुंची थी। सूपों का अर्थ है जिससे फसल को साफ किया जाता है। राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई? प्रश्न ये है, इसका उत्तर है, राष्ट्रपति के उपवास की समाप्ति पर कुछ उबले हुए आलू खाकर प्राणायाम करते हुए हैरानी हुई थी। उन्होंने अपने व्रत को समाप्ति में क्या खाया था? उबले हुए आलू। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को देखकर हर किसी को यह क्यों लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, राजेंद्र बाबू की मुख आकृति मतलब उनके मुख का आकार तथा शरीर का संपूर्ण गठन जो बनावट थी एक सामान्य भारतीय की तरह था। उनकी वेशभूषा भी सामान्य व्यक्तियों के समान थी। उनका स्वभाव तथा रहन सहन भी एक सामान्य नागरिक जैसा ही था। इसलिए जो भी उन्हें देखता था उसे यही लगता था कि ऐसे व्यक्ति को पहले कहीं देखा था। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता तथा राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था किसका प्राय थी? इसका उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता एक व्यवस्था से निर्मित होती थी। राजेंद्र बाबू की व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता से परिपूर्ण थी। इसलिए उनकी व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता की प्राय थी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता राजेंद्र बाबू की व्यवस्था की प्राय थी। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की वेशभूषा के साथ उनकी निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण लेखिका को क्यों हो आया? इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू की वेशभूषा तथा अस्त व्यस्तता से लेखिका को उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण मतलब याद आ गई थी, क्योंकि चक्रधर बाबू तब तक अपने मोजे मतलब जुराबें और जूते नहीं बदलते थे जब तक मौजों से 5 उंगलियां बाहर नहीं निकलने लगती थी तथा जूतों के तलों में सुराख नहीं हो जाते थे। वे अपने बस्तर मतलब कपड़े बस्तर भी उनके जीर्ण शीर्ण हो जाने तक नहीं बदलते थे।
वे राजेंद्र बाबू के पुराने वस्त्रों को पहनकर ही वर्षों तक उनकी सेवा करते रहे थे। चौथा प्रश्न है, लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री क्यों कहा है? इसका उत्तर है, लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री इसलिए कहा है क्योंकि वे धरती के समान सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु तथा त्यागमयी थी। बिहार के जमींदार परिवार की वधू होकर भी उन्हें अहंकार नहीं था। वह सबका बहुत ध्यान रखती थी। वह अत्यंत विनम्र स्वभाव की थी। अगला प्रश्न है, पांचवा, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? तो बच्चों इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू की पोतियां छात्रावास में सामान्य छात्राओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहती थीं। वह सभी खादी के कपड़े पहनती थी। उन्हें अपने बस्तर स्वयं धोने होते थे। वे अपने कपड़े अपने आप धोती थी। उन्हें अपने कमरे की सफाई झाड़ पोंछ स्वयं करनी होती थी। वह अपने गुरुजनों की सेवा भी करती थी। उन्हें साबुन तेल आदि के लिए सीमित राशि दी जाती थी। छठा प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब बदलाव नहीं हुआ। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू तथा उनकी पत्नी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अपनी पोत्रियों के संबंध में राजेंद्र बाबू ने लेखिका से कहा था कि उनकी पोत्रियां जैसे रहती आई हैं अब भी वैसे ही रहेंगी। इस प्रकार उनकी पत्नी जो थी वो भी भोजन बनाकर अपने पति, परिवार तथा परिवारजनों को खिलाने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थीं। उपवास का प्राण फल, मेवों, मिठाइयों के स्थान पर वे उबले हुए आलू खाकर करते थे। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन कीजिए। अब हम राजेंद्र बाबू की जो वेशभूषा थी, उनके शरीर का गठन था, उसका वर्णन करेंगे। तो इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू के हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। किसकी विशेषता थी उनके शरीर में? हाथ, पैर और शरीर में लंबाई की। उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहें, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ भारी नाक, गुलाई लिए हुए चौड़ी ठोडी, कुछ मोटे और सुडौल ओंठ, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूछें थीं। वह खादी की मोटी धोती कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांत था। वे सदा सादगी पसंद करते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन में वे एक सामान्य भारतीय अथवा किसान के समान थे। उनका खान पान अत्यंत साधारण था। बच्चों दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। अब हम राजेंद्र बाबू की पत्नी की जो चरित्र में विशेषताएं थीं उनका वर्णन करेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, राजेंद्र बाबू की पत्नी एक सच्ची भारतीय नारी थी। वह धरती के समान सहनशीलता, क्षमामयी, ममतालु तथा सरल थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। बिहार के जमींदार परिवार की वधू तथा स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की पत्नी होने का भी उन्हें अहंकार नहीं था।
राष्ट्रपति भवन में वे स्वयं भोजन पकाती थीं तथा पति, परिवार, परिवारजनों आदि को खिलाकर ही स्वयं भोजन करती थीं, स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। लेखिका के छात्रावास में अपने पोत्रियों से मिलने आने पर वे छात्रावास की अन्य छात्राओं, सेवकों आदि को भी मिठाई बांट देती थी और गंगा स्नान के समय वे खूब दान करती थी। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है पंक्तियों का। तो पहली पंक्तियां हैं, सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। भाव यह है कि सत्य अंत तक सत्य ही रहता है, उसमें कुछ भी घटाया जा बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक सच्चे व्यक्तित्व में जो कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चा व्यक्ति सदैव एक ही रूप में नजर आता है, उसमें कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता, उसका एक ही रूप होता है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंक्तियों की आशय स्पष्ट करना है। क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। अब इनके हमने भाव स्पष्ट करना है। भाव ये है कि क्या संसार से वह सांचा टूट गया है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा वह राजेंद्र बाबू जैसे कठिन और कोमल चरित्र वाले व्यक्ति बनाता था, ऐसे महान लोग बनाता था, महान हस्तियां होती थीं। अब ईश्वर ने उन जैसे सरल और परिश्रमी मतलब मेहनती व्यक्ति बनाना बंद कर दिया है। आज वह वातावरण नष्ट हो गया है जिस वातावरण में नैतिक चरित्रों का निर्माण होता था। धन्यवाद बच्चों। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।